बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले कौम से खिताब किया है और अपने कारकुनान से मुखातिब थे, पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब थे। उन्होंने कुछ बातें की हैं बहुत ही ज़रूरी, और उन्होंने एक लास्ट एंड फाइनल अल्टीमेटम, वार्निंग, जो भी आप इसको कह सकते हैं, वो दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि मंगल का दिन आखिरी दिन है गवर्नमेंट के पास और हुक्मरान इत्तेहाद के पास। अगर वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं और मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक बेहतरीन फार्मूला पेश कर दिया है इमरान खान साहब ने। और उन्होंने कहा कि ये फार्मूला अगर काबिल कबूल है तो वेल एंड गुड, वरना मंगल को मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे और फिर वही कुछ होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और जो आइन कहता है। और उसमें फिर उन्होंने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा है कि फिर खौफ के जो बुत हैं वो पहले ही हम बहुत ज़्यादा तोड़ चुके हैं, और अब मज़ीद ये खौफ के बुत जो हैं वो हम अपने सरों पे सवार नहीं होने देंगे। और अगला आइंदा का लाहे अमल भी उन्होंने दे दिया है। लेकिन उससे पहले जो एक और काम हो रहा है, स्टेट विद इन अ स्टेट, इदारे के अंदर इदारा, अफराद के अंदर अफराद, खेल के अंदर खेल और साजिश के अंदर साजिश, ये ताने बाने जो बुने जा रहे हैं, महल्लाती साजिशों में इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है। और साजिशी अनासर जो हैं, घुस बैठिए और स्पॉट फिक्सर्स, ये सब के सब स्पॉयलर्स जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सुकून हो, पाकिस्तान आम इंतखाबात की तरफ बढ़े, पाकिस्तान इंतकाल इक़्तिदार की तरफ जाए और पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को कुछ सुख का सांस मिले, जो नहीं ये चाहते, वो आग पर आग लगाए जा रहे हैं और उसमें फ्यूल छिड़क रहे हैं। और जब भी महसूस करते हैं, उनको खदशा महसूस होता है कि बातचीत होने वाली है और चीज़ें ठीक होने वाली हैं, वो यकदम अपनी चमड़ी और दमड़ी बताने के लिए और अपने छोटे ज़ाती फ़ायदे के लिए वो सारे का सारा सिस्टम दाव पर लगा देते हैं। और उसका कुछ चीज़ें जो हैं वो अब रोज़े रोशन की तरह आया हो रही हैं। और अब एक और काम हुआ है। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे उनकी रिहाइश गाह पर रेड किया गया और बाकायदा तौर पे बख्तरबंद गाड़ियों से उनके दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़े गए, और अंदर साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात साहब भी मौजूद थे और अंदर उसी इमारत में दो वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे, चौधरी साहब के साहबजादगान। लेकिन ना ही चादर और चार दीवारी का ख्याल रखा गया, बल्कि ड्राइंग रूम तक जो एंटी करप्शन के अफसरान थे, डीजी, एडिशनल डीजी, वो ड्राइंग रूम्स तक नहीं बल्कि बेडरूम तक पहुंचे और ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया। और ये सब कुछ रात की तारीकी में हुआ और कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। और आज जो चीज़ें सामने आई हैं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के घर का पहले दरवाज़ा तोड़ा गया तो उस पर तो बहुत ज़्यादा शादियाने बजाए गए थे, लेकिन आज जब ये हुआ तो अब मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल नहीं, मुझे यकीन है कि अब कुछ ना कुछ समझ आ रहा है वफाकी हुकूमत को भी, मुस्लिम लीग नवाज़ को भी, जाती उमरा को भी। और हो सकता है मरीम साहिबा को अभी तक ये बातें समझ ना आ रही हों, वो इस चीज़ को खुशी से देख रही हों। लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको अंदाज़ा हो गया है कि जनाब ये मामला जो है ये कुछ का कुछ बनने जा रहा है। और इसमें जो ईंधन बनाया जाएगा, इस सारी एपिसोड में ये जो कुछ गंद घोला जा रहा है, इसका आखिर में जो ईंधन बनेगा वो शरीफ फैमिली होगी, वो मुस्लिम लीग नवाज़ होगी, वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, वो नवाज शरीफ साहब होंगे, वो मरीम साहबा होंगी, ये सब के सब इसहाक डार साहब होंगे। ये होगा इसका ईंधन अल्टीमेटली, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब और इसहाक डार साहब की तरफ से बाकायदा टेलीफोन पर रब्ता हुआ और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का चौधरी शुजात साहब के बेटे से रब्ता हुआ, तो पता चला वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये खेल हमारा नहीं है, ये खेल हमने नहीं खेला, वफाकी हुकूमत का इसमें कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो ये चादर और चार दीवारी और जो गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया, ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं। दूसरी जानिब जो निगरान हुकूमत, उन्होंने कहा ये निगरान पंजाब की निगरान हुकूमत का काम है। अब निगरान हुकूमत पे आ जाते हैं। निगरान हुकूमत को दाद देती हैं मरीम साहिबा, बहुत ज़्यादा खुली दाद देती हैं, लेकिन ये इतना बड़ा काम था, इतना बड़ा हुक्म कहाँ से आया था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब साबिक वज़ीर आला, 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रहे और सबसे बड़े सूबे के, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वो रहे, और उनको इस तरीके से अदालती हुक्म के बावजूद उनको इस तरीके से उनके घर को तोड़ा गया। ये हुक्म कहाँ से आया था? तो फिर निगरान हुकूमत का पता चला कि मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, वो उस वक्त ऑपरेशन के वक्त थे ही नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वो भी बैरून मुल्क, आईजी पंजाब वो भी बैरून मुल्क, और एक इत्तला के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर जो हैं वो भी गायब हैं, और वो भी
انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اتنا زیادہ وزن ہم اٹھا نہیں سکتے، اتنا زیادہ اتنا بڑا گند، اتنی بڑی سازش یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ سارا پھر کون کر رہا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے، ماجرا کیا ہے کہ نگراں حکومت بیرون ملک ہے، اور یہ صوبے کی نگراں حکومت چلا کون رہا ہے، اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، اور کس مقصد کے لیے کر رہا ہے، اور اس کے ٹارگٹ اہداف کیا ہیں، اور یہ ساری چیزیں۔ اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب اس وقت آرمی چیف کی تقریر، وہ بالکل ایک دوسرے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ چائنا کا وزٹ کر رہے ہیں، اہم ترین دورہ کر کے آئے چائنا کا، سعودی عرب کا دورہ کیا انہوں نے، آج انہوں نے ایک اہم خطاب کیا، اہم تقریر کی، اور ان کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کی پالیسیوں کو کوئی نہ کوئی اندر بیٹھ کے کرش کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی بیڑی میں کوئی وٹے ڈال رہا ہے، ان کی بیڑی کو ڈبو رہا ہے۔ یہ کوئی پتہ کرنا چاہیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ کون ہے جو ادارے سے بھی طاقتور ہو گیا، جو پورے کے پورے ادارے کو بدنام کر رہا ہے، جو پورے کے پورے ادارے کو اس نے داؤ پہ لگا دیا ہے کون وہ؟ یہ پتہ کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اور کیا ادارے کا ادارہ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ یہ کون سے عناصر ہیں، یہ اسپاٹ فکسرز کون سے ہیں، یہ اسپوائلرز کون سے ہیں، وہ کس کے اشارے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو میرا خیال ہے کہ اپنے براہ راست کوئی انفارمیشن، معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہم نے یہ کام نہیں کیا، اسحاق ڈار صاحب آن ریکارڈ آ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ مجھے افسوس ہوا ہے، میں مذمت کرتا ہوں۔ اس کی دوسری جانب وہ کہتے ہیں نگراں حکومتیں کر رہی ہیں، نگراں حکومتیں کہتی ہیں ہم ملک سے باہر جا چکے ہیں، ہم نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، بھائی ہم باہر بیٹھے ہیں، وہ ساری صفائیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ تو سوچنے والی بات ہے، خطرناک بات ہے۔ اور دوسری جانب ہم ری امیجننگ پاکستان، ایک نیا پاکستان تخلیق کرنا چاہتے ہیں، اور نئے پاکستان کو تخلیق کے لیے ہم اس کو بھی ڈسکشن کہیں اور ہی ہو رہی ہے۔ ری امیجننگ پاکستان وہ ایک الگ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ تو یہ سب ساری باتیں جو ہیں یہ آئسولیشن میں کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی بہت ہی، ان کے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو براہ راست دیکھیں اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب، اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو پاکستان اور پاکستان کی فوج کے ساتھ پچھلے کئی دہائیوں سے کھڑا تھا، جن کو یہ فوج کے کہا جاتا تھا، یہ فوج کے پٹھو ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو ہیں، یہ کہا جاتا تھا، ان سب کی چادر اور چار دیواری پامال کی جا رہی ہے، ان کی خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں، اور ان کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ پچھلے 13 مہینوں سے یہی ہو رہا ہے، خواہ وہ جرنلسٹ ہیں، خواہ وہ میڈیا ہاؤس ہیں، خواہ وہ پولیٹیشینز ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جو کہ افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے تھے، ان تمام عناصر کو، ان تمام شہریوں کو، ان تمام اداروں کو تہس نہس کر دیا گیا، ان کو باغی اور غدار کے مقدمات اور پتہ نہیں آگے یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کر دیا گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ افواج پاکستان کے حامیوں کو، پاکستان کے حامیوں کو، اس فصل کو کون کرش کر رہا ہے؟ اور یہ کس کا ایجنڈا ہے جو سب کچھ کر رہا ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ اور پاکستان کو کس کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ یہ اندر سے یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب پہ تو الزام ہی یہ تھا، ان پہ تو الزام ہی یہ تھا کہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو 100 دفعہ بمائے وردی کے صدر منتخب ہونے کی بات کی تھی، تو وہ تو فوج کی بات کر رہے تھے۔ تو آج کیا ہو گیا؟ ایسے کون سے مفادات ہیں، اور ایسے کون سے لوگ ہیں جو خوف زدہ ہیں؟ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے ذاتی مفادات، ذاتی ان کے اپنے پہ کچھ یہ شدت اور حدت جو ہے ان کے اپنے پہ پہنچنے والی ہے؟ وہ کون ہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورا ملک، پورا سسٹم، پورا ادارہ جو ہے وہ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے جی آج ایک بات کی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ایک تو چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ اور باقی جتنا بھی جو کچھ ہوا وہ ساری بات کر کے انہوں نے کہا کہ مذاکرات حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب ایک بات کرتے ہیں، کوئی دوسرا کرتا ہے۔ وہ صحیح بات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ اگر خواجہ آصف صاحب
कहते हैं कि जी मुज़ाकरात हमने इलेक्शन नहीं कराने, मुज़ाकरात किसके? तो फिर इसहाक डार साहब को कहें कि बंद करें ये दुकान मुज़ाकरात की। उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि इसहाक डार साहब को कहें दुकान बंद करें। तो ख्वाजा आसिफ साहब किसके कहने पे ये सारा कुछ कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब किसका खेल खेल रहे हैं? वो मुज़ाकरात को क्यों तहस नहस करना चाहते हैं? तलाल चौधरी साहब आ जाते हैं, तारड़ साहब आ जाते हैं। ये सारा कुछ हो क्या रहा है? गेम, खेल के अंदर खेल, साजिश के अंदर साजिश, हो क्या रहा है? तो कौन किसके साथ है ये देखना चाहिए। ये सारी बातें हो रही हैं जी। और इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर टू दी पॉइंट बात की है। उन्होंने कहा क्योंकि ये होना यही था, ये 14 मई की तौहीन अदालत से बचना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तौहीन अदालत हमें पे ना लगे, 14 मई की तारीख गुजर जाए, पंजाब का भी इलेक्शन ना हो, खैबर पख्तूनख्वा का भी इलेक्शन ना हो, और उसके बाद और सुप्रीम कोर्ट को भी एम्बेरस करें, और एम्बेरस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से करवाएं कि जनाब ये देखें, ये तो आए थे पंजाब का 90 दिन में इलेक्शन लेने के लिए, ये सारे बुक हो गए हैं और ये बुक हमने बुक कर दिया है और ये ऐसा चकमा दिया है। तो लिहाजा वो चकमा साजियाँ जो हैं वो पहुँच गई हैं सबकी जगह पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता चल गया और बाकियों को भी पता चल गया ये चकमे क्या क्या हो रहे हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा मंगल को एक ही बात है, आज उन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा मंगल को एक ही बात होगी, 14 मई से पहले पहले कौमी असम्बली तोड़ दी जाए, खैबर पंजाब बलूचिस्तान असम्बली, सिंध असम्बली, तीनों असम्बलियाँ 14 मई से पहले पहले तोड़ दी जाएँ, तहलील कर दी जाएँ। आने वाली हुकूमत आए वो बजट दे, और चूँकि ये जो जाने वाली हुकूमत है वो क्या बजट देगी जिसका अपना अपना वजूद ही नहीं है, इलीगल, और वो अदालतों के साथ झगड़ा, सुप्रीम कोर्ट के साथ झगड़ा, आइन को नहीं मान रहे। तो 14 मई को आइन पामाल हो जाएगा। 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो इसका मतलब है आइन जो है वो ख़त्म, मुल्क का आइन 1973 का आइन ख़त्म हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होता तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा दिए जाएँ, अदालतों को ताले लगा दिए जाएँ और माफियाज के हवाले मुल्क कर दिया जाए। लिहाजा उन्होंने दो बातें की हैं, एक 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, तीनों असम्बलियाँ 14 मई से पहले तोड़ दी जाएँ और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। और दूसरा एक और बात उन्होंने की है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब आएँ, बसद एहतराम आएँ, इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन उन्होंने एक और शर्त की। उन्होंने कहा जी मेरा नाम भी, यानी कि इमरान खान साहब का नाम भी और नवाज शरीफ साहब का नाम, दोनों का नाम ECL में डाल दिया जाए, और ताकि इलेक्शन के नताइज के बाद जो भी हारे वो भागे मत, बल्कि वो फेस करे अदालतों को, कानून को, आइन को, और यहाँ बैठ के पॉलिटिक्स करे, वो बाहर नहीं जाए, भागेगा नहीं, और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ नहीं दौड़ेगा। उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से ये पेशकश मौजूद है। तो चीज़ें बड़ी गर्मा गई हैं जी, और मौसम बड़ा ख़राब हो चुका है, अबर आलूद है, बल्कि इंतहाई अबर आलूद नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा जो है हचकोले खा रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने कहा कि मैं अपनी क़यादत से बात करूँगा, फिर डार साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को वापस जवाब दूंगा। तो मामलात अब यकदम हो गए हैं तेज़, और कोई भी जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, ये फसल जो आज बोई जा रही है, इसकी ये जब फसल बड़ी होगी तो ये काटनी भी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।